हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विजन जीके एन जीएस क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा साबित होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। तो पहला था पुर्तगीज, दूसरे नंबर पर डच आया, तीसरे पे अंग्रेज़, चौथे पे डेन और पाँचवें पे फ्रांसीसी। डच जो नीदरलैंड से आया था और डेन जो डेनमार्क से आया था। दूसरा क्वेश्चन है कि वह प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था। तो 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 1498 ईस्वी को कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा वास्को डी गामा। यह प्रथम पुर्तगाली यूरोपीय यात्री था जो भारत आया था। वास्को डी गामा का प्रथम दर्शक कौन था। तो अब्दुल मनिक था। वास्को डी गामा का प्रथम दर्शक कौन था। तो अब्दुल मनिक था। पुर्तगालियों के भारत आगमन के दो प्रमुख उद्देश्य क्या थे। पुर्तगाली जब भारत आया इसका क्या उद्देश्य रहा, क्यों आया था ये। तो अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों द्वारा अपनी सामुद्रिक साम्राज्य कंपनी को क्या नाम दिया गया। एस्तादो द इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी। पहली बार पुर्तगाली ने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया जो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा ने राजधानी को कोचीन से कहाँ हस्तांतरित कर दिया था। तो गोवा। नीनू डी कुन्हा जो था वो अपनी राजधानी कोचीन से हस्तांतरित करके गोवा ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को कार्टज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित था। इस पद्धति को क्या कहा जाता है। तो कार्टज अरमीडा पद्धति कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। कार्टज प्राप्त अरबी व भारतीय जहाज़ों को किस प्रकार की सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं थी। अनुमति में नहीं था तो काले मिर्च और गोला बारूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों द्वारा छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के दौरान संरक्षण प्रदान किया जाता था। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी भी देनी पड़ती थी। चुंगी एक प्रकार की कर थी। इस व्यवस्था को कहा जाता था काफिला प्रणाली। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे। अल्फांसो डिसूजा के साथ आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन उतना नहीं पूछा, लेकिन ये भी पूछा था क्वेश्चन। गोवा, दमन और दीप पर पुर्तगाली कब तक शासन करते रहे। तो 1961 ईस्वी तक इन्होंने गोवा, दमन और दीप पर शासन किया। उसके बाद 1961 में इसे हटा दिया गया। पुर्तगालियों को मुख्यतः भारत में किन वस्तुओं की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के साथ भारत में किस स्थापत्य कला का आगमन हुआ। गोथिक स्थापत्य कला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, लगभग 100 बार क्वेश्चन 100 बार से ऊपर ही पूछ लिया है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है। तो ये पुर्तगालियों को दिया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का जनक जो था वो पुर्तगाली ही था। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में वापस गए। पुर्तगाली ही था जो सबसे पहले भारत में आगमन हुआ, जो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया और उसके बाद 1961 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी यहाँ से गए। दूसरा टॉपिक हमारा है डच। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसने भारत व पूर्व के देशों के संदर्भ में किस तरह के अधिकार इस कंपनी ने प्राप्त किए। तो इन देशों से व्यापार, आक्रमण और विजय करने के से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डचों द्वारा भारत में प्रथम डच कारखाने की स्थापना 1605 ईस्वी में किस स्थान पर की गई। तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में किया गया था। डच जो था जो अपने पहली कारखाना
ये आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ये एक प्रकार का गोदाम हुआ करता था जहाँ वो अपनी पूरी सामग्री रखा करते थे। ये कोई कारखाना नहीं था, सिर्फ नाम दिया गया था कि ये उसका एक कारखाना है, लेकिन एक तरीका का ये गोदाम था। डचों द्वारा भारत से मुख्यतः किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था? तो नील, अफीम, चावल, सोना और सूती वस्त्र ये भारत से निर्यात करते थे डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में विजय के उपरांत डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया? ये वेदरा का युद्ध हुआ था, 1759 में हुआ था। ये अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, जिसमें डच बुरी तरह से हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने पुलिकट स्थित टकसाल से किस भगवान के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के जारी किए? तो भगवान वेंकटेश्वर, जिसे विष्णु कहा जाता है, उसका चित्र इन्होंने जारी किए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंग्रेज। 1599 ईस्वी में किस दल द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई? मर्चेंट एडवेंचर्स द्वारा किया गया था। एक प्राइवेट कंपनियां थीं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार पत्र कब प्रदान किया गया था? इससे दिसंबर 1600 ईस्वी में इसे प्रदान किया गया था कि पूर्व के साथ आप जाइए, व्यापार कीजिए। किस मुगल सम्राट ने कैप्टन हॉकिंस को आगरा में बसने की अनुमति तथा 400 की मनसब व जागीर प्रदान किया? तो जहांगीर ने। राजकुमार चार्ल्स द्वारा 1667 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। राजकुमार को यह कैसे प्राप्त हुआ था? किस प्रकार से ये प्राप्त हुआ था? तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेंगरेजा से विवाह के उपरांत दहेज में मिला था। विवाह के उपरांत उसमें दहेज में इसको बम्बई शहर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 1613 ईस्वी में शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने एवं मुगल दरबार में एक एलची रखने की अनुमति किस मुगल शासक द्वारा प्रदान की गई? तो जहांगीर द्वारा ही प्रदान किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाला अंग्रेज कौन था? तो सर टॉमस रो था। क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाला अंग्रेज कौन था? तो सर टॉमस रो था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम और पेट्टापुल्ली में स्थापित किया गया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से असफल रहा। ये सफल नहीं रहा ये कंपनियां। अंग्रेजों द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त करने के बाद मद्रास में कौन सा किला स्थापित किया गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार के विशेषाधिकार का फरमान किसके द्वारा जारी किया गया? सासूजा द्वारा जारी किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? विलियम हेजेज था। बंगाल का जो प्रथम अंग्रेज गवर्नर था वो विलियम हेजेज ही था। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य प्रथम भिड़ंत कब और कहाँ हुई थी? तो 1686 में हुगली में हुआ था। कंपनी को कोलिकाता, गोविंदपुर, सुतनौती गांव की जमींदारी किससे प्राप्त हुई थी? इब्राहिम खां से प्राप्त हुआ था, जो बाद में इसी तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर किया गया। कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतनौती को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने डाली? जॉब चार्नोक ने डाला था। इसका नामकरण जॉब चार्नोक ने रखा था। कलकत्ता में 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? सर चार्ल्स सायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1634 में ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार का अधिकार मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप किस इंग्लिश कंपनी का जन्म हुआ? ट्रेडिंग इन द ईस्ट कंपनी का। कालांतर इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट में नई व पुरानी कंपनियों को विलय के पश्चात क्या नाम दिया गया? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज।
ये नाम दिया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क से आया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी? तो ये डेनमार्क की कंपनी थी। यही कंपनियां अंडमान निकोबार द्वीप को बेचकर अंग्रेज़ों के हाथों वापस चला गया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तरंकोबार, जो तमिलनाडु में है, ये 1620 में स्थापित किया था। भारत में स्थापित डेनिश बस्तियाँ तरंकोबार के अलावा सेरामपुर, जो पश्चिम बंगाल में है, और निकोबार द्वीप में भी थी। सेरामपुर में कंपनी ने अपनी बस्ती कब स्थापित की? तो 1755 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनिश मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में कहाँ पर एक प्रेस की स्थापना की गई? सेरामपुर में किया गया था। किस युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने डेनिश जहाज़ों पर हमला कर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया? नेपोलियन युद्ध 1803 से 1815 तक जो चला, इसी के बीच में इसने इसके कंपनी को नष्ट किया था। किस युद्ध ने डेनिश बस्तियों पर कब्जा कर उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया? तो नेपोलियन का युद्ध। डेनमार्क ने किस वर्ष अपनी अंतिम डच बस्ती सेरामपुर को ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया? 1645 ईस्वी में किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब व किस नाम से की गई? तो 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांसीसियों द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो सूरत में 1668 ईस्वी में किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कंपनी द्वारा पांडिचेरी किससे प्राप्त किया गया था? कालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से किया गया था। विविया क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। डचों द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके 1693 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया। कालांतर में किस संधि के उपरांत पांडिचेरी फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हुआ? रिजिवक की संधि जो हुआ था, रिजिवक की जो संधि हुआ था, इसी के कारण डचों द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके 1693 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया। कालांतर में किस संधि के उपरांत पांडिचेरी फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हुआ था? जिसे रिजिवक की संधि कहा जाता है। फोर्ट लुइस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पांडिचेरी में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो फोर्ट लुइस की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये पांडिचेरी में किया गया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन क्या कारण था, क्यों हुआ था? तो अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करना। अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करना, इसी के उपरांत कर्नाटक का युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसोसो सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था? सेंट थोमे के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति 1740 में किस संधि के संपन्न होने पर भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया? अक्सला सेपला नामक संधि, इसे अक्सला ला सेपल नामक संधि भी कहा जाता है। इसी के उपरांत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के बाद मद्रास पर किसका अधिकार रहा? तो अंग्रेजों का अधिकार रहा था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध मुख्य कारण क्या था? तो कर्नाटक के नवाबी पद के विवाद के कारण। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ ना, इसमें नवाब को लेकर हुआ था कि कौन नवाब बनेगा, इसी के कारण ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों ने नवाब व मुजफ्फर जंग का साथ दिया। अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया? अनवरुद्दीन और नासिर जंग का इन्होंने साथ दिया था।
अंग्रेज ने इनका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने नेतृत्व किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवास के युद्ध में फ्रांस का नेतृत्व करने किसने किया था? लाली ने किया था। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई। इसके उपरांत पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया? तो ये 16 जनवरी 1760 को किया था। ये उतना पूछता नहीं है, तो पर भी थोड़ा याद रहना जरूरी है, क्या पता कभी पूछ लें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। 1717 में किस मुगल सम्राट द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी? फरुखसियर ही था जिसने 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क को माफ़ किया था। मुगल सम्राट फरुखसियर द्वारा जारी फरमान में दस्तक से क्या तात्पर्य था? कर मुक्त व्यापार करने का परमिट था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मुगल सम्राट फरुखसियर द्वारा जारी फरमान में दस्तक से क्या तात्पर्य था? तो कर मुक्त व्यापार करने का परमिट था एक, उसमें कोई कर नहीं दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार और कलकत्ता पर किस वर्ष अधिकार किया गया था? तो ये क्रमशः मई 1756 तथा 15 जून 1756 को किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मीर जाफर, वार लतीफ़ और राय दुर्लभ कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नया नवाब कौन बना? तो मीर जाफर, जो 30 जून 1757 को बना था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वघात किसने किया था? मीर जाफर ही ने इसके साथ विश्वघात किया था। इसी के कारण सिराजुद्दौला ने युद्ध हारा। तो इसके युद्ध हारने के उपरांत बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्लासी के युद्ध के बाद नवाब के दरबार में प्रथम अंग्रेज रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो ल्यूक अस्करा शूटून को नियुक्त किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? प्लासी युद्ध के बाद। प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे अपना शासन शुरू कर दिया। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद मीर जाफर ने कंपनी को 14 परगना की जमींदारी पुरस्कार में दी। 24 परगना जागीर को किस नाम से जाना जाता है? क्लाइव की जागीर, जो पश्चिम बंगाल में है। अंग्रेज सरकार के मीर जाफर को हटाने के पश्चात बंगाल का नया नवाब किसे नियुक्त किया गया? मीर कासिम को नियुक्त किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित की थी? तो इन्होंने मुंगेर हस्तांतरित किया गया था, जो बिहार में है। मीर कासिम ने अपनी सेना की संख्या में वृद्धि की और उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। इसने अपनी सेना को किसके नियंत्रण में रखा? गुरगीन खां, जिसका नाम है अर्मेनियाई, नाम भी उठपटांग है। मीर कासिम की अंग्रेज विरोधी नीतियों के कारण जुलाई 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर किसे नया नवाब बनाया? तो मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया था। अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना को विजय मिला था या विजय प्राप्त किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो किया था। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछता है और पूछ लिया जाता है। किस संधि ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी? इलाहाबाद की प्रथम संधि, ये 12 अगस्त 1665 को हुआ था।
इलाहाबाद की प्रथम संधि किन किन के मध्य संपन्न हुई? क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच 12 अगस्त 1765 को हुआ था। किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो बक्सर का युद्ध था जो 1764 में हुआ था। इसी युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की गई थी। 5 फरवरी 1765 में बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने किसको बंगाल का नवाब बनाया? उसके पुत्र नजमुद्दौला को बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया? तो मई 1765 में आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ 1765 से माना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियो कार्टिस को माना जाता है। लेकिन द्वैध शासन जो लागू किया था वो क्लाइव ही लागू किया था, जिसे बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन किन के मध्य संपन्न हुई? तो क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुआ था, जो 16 अगस्त 1765 को हुआ था। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विश्व में कोई भी ऐसी समय सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वघाती और लोभी हो जितना कि भारत में कंपनी की सरकार। यह किसके द्वारा और किस संदर्भ में कहा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में द्वैध शासन के संदर्भ में कहा गया था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारकदौला, जो 1770 से 1775 तक रहा। यही कुछ क्वेश्चन था। जो अच्छा लगा होगा आप लोग को तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।